आई थिंक आई एम लाइव। और सुनाओ, क्या हाल चाल? बढ़िया हो सब? नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑल बोर्ड एसएससी एग्जाम में। एक बढ़िया खबर आप सभी ने सुन ही ली होगी। मैं अक्सर इस तरह की खबरें लेट दिया करता हूं। खबर यह है कि भाई एसएससी का कैलेंडर आउट हो गया है और ये हमारे और आपके लिए बड़ी अच्छी बात है। अब इस अटकल पे भी विराम लग गया है कि भाई इस बार जो एसएससी है वो सीईटी के थ्रू होगा या आपका एसएससी ही कराएगी। तो सीईटी नहीं होने वाला है 2021 में। हाल फिलहाल एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। 23 दिसंबर से एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। 23 दिसंबर के बाद से आप 23 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। पेपर का जो डेट दिया गया है वो 22 अप्रैल दिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक छोटा सा बैच रीजनिंग के लिए आपके पास उपलब्ध है। ये बैच 22 नवंबर को स्टार्ट हुआ था। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है बैच को स्टार्ट हुए। इस बैच का जो फीस है वो मात्र 811 रुपए है। संपूर्ण रीजनिंग बैच 3.0 इसका नाम है। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो रीजनिंग का हो और आपने ना पढ़ा हो, वो आपको इस बैच में मिलेगा। इस बैच की क्लासेस रोज शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक ऑलिव बोर्ड ऐप पर लाइव होती है। आप उन क्लासेस को ये छोटा सा पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। बैच इस प्राइस पे लेने के लिए आपको कोड जो यूज करना होगा, वो कोड आपको यूज करना होगा राहुल सर। तो कोड आपको यूज करना है राहुल सर। इवन ऑलिव बोर्ड में अगर आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं, कुछ भी बाई करना चाहते हैं तो राहुल सर कोड यूज करिए। हमारे पास अलग सब्सक्रिप्शन भी है। आप मॉक टेस्ट वगैरह भी देना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं। तो आप में से जो लोग ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझसे लाइव टॉपिक वाइज बाकायदा पढ़ना चाहते हैं, वो इस बैच को ज्वाइन करें। इस बैच में मैं लेने वाला हूँ 90 आवर्स लिखे हुए, लेकिन मैं हमेशा लिखता कम हूँ, पढ़ाता ज्यादा हूँ। तो मतलब लगभग 100 घंटे के दौरान आप रीजनिंग पढ़ेंगे। 100 घंटों में आप बहुत कुछ पढ़ेंगे। 7,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको पावर पीडीएफ के जरिए दिए जाएंगे। यानी कि आपको किसी भी तरीके की कोई भी बुक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। 10 स्पेशल मॉक सेशन मैं खुद कराऊंगा आपको वहां पर, ताकि आपको कोई भी एग्जाम जो है वो पूरी तरह से कवर हो सके। एसएससी रीजनिंग टॉपिक टेस्ट भी यहाँ पर रहेंगे। एनआरए और सीटी को फोकस करके ये बैच दिया जाएगा और इस बैच की वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी। जिस दिन आप ये बैच परचेज करेंगे उससे 1 साल तक ये बैच आपके पास रहेगा। तो ये तो रही बैच की बात। इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग अक्सर मुझे फोन करते रहते हैं, सर बैच कहाँ मिलेगा, क्या कोड डालें। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बैच बहुत ही स्मूथली चल रहा है। 6:30 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक इसकी क्लासेस होती है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस रविवार आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए एक मॉक जैसा सेशन हम लोग लेकर के आ रहे हैं। हम तीनों लोग वहां पर एक ही क्लास में आपको पढ़ाएंगे। बहुत मजा आने वाला है। तो शनि रविवार शाम 7 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। शेड्यूल इन क्लासेस का जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए चल रही है, उनका शेड्यूल कुछ इस तरीके से है। शीतल मैम का क्लास आ रहा है 11 बजे। योगी सर अपना क्लास लेकर आते हैं 7 बजे। फिर 8 बजे मैथ वाले सर आते हैं और 9 बजे रीजनिंग वाले सर आते हैं, पता नहीं कौन से हैं। और साइंस जो है इसके बाद मेरे पास सौरभ सर 10 बजे क्लास लेकर आएंगे। बहुत धुआंधार तरीके से वो भी पढ़ा रहे हैं, तो उनको भी ज्वाइन करिए। और अगर आप एनटीपीसी के लिए कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच शुरू हो रहा है 20 दिसंबर से ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। इस बैच का जो फीस है वो 979 रुपीज है। यहां पर भी आप विन कोड का प्रयोग करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन सभी बातों के बीच अब आपका आ गया है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इसे फटाक से सॉल्व करने की कोशिश करिए और आज का बैकग्राउंड कैसा है ये बताइए। ठीक है, चलिए भाई ट्राई करिए। श्रृंखला में आपको बताना है कि इनमें से अक्षरों की संख्या के 3 के गुणज कौन है। देखिए आपको कभी कभी आप जैसे कमेंट कर रहे हैं, क्या नाम है भाई आपका? हाँ, अनमोल जी। पहली बात तो आपको नमस्कार। बिल्कुल। रेमो सर बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन जब तक आपको पूरी बातें ना पता हो, क्या मेरी है क्या उनकी बातें हैं, मैं भी बुरा आदमी नहीं हूं, है ना। तो मेरे ऊपर भी भरोसा रखो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कभी की जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। एक जगह अगर पानी भी रुक जाए तो वो भी सड़ जाता है। तो रुकावट परिवर्तन इस प्रकृति का नियम है। तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। अनमोल भाई आप परेशान मत हो, है ना। थोड़ा सा आप वीडियो को शेयर कराएं और आप यहाँ पढ़े वहां पढ़े, हर जगह आप जैसे मैं वहां पढ़ा रहा था वैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। आपको बताना है कि यहाँ पर आपको जो ग्रुप दिया गया है इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके बीच अक्षरों को छोड़ी गई जो संख्या है वो 3 है। जैसे यहाँ पे जी लिखा है, जी का वैल्यू है 7, के का वैल्यू है 11, ओ का है 15, टी का है 20 और जेड का है 26। तो अगर आप देखें यहां पर जो गैप है वो 4 का है, ठीक है। और फिर 11 और 15 के बीच में भी जो गैप है वो 4 का है।
15 और 20 के बीच में जो गैप है वो 5 का है, 20 और 26 के बीच में गैप जो है वो 6 का है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गैप 4 का है तो बीच में 3 अक्षर छोड़े गए होंगे। कौन कौन से? जी, एच के बाद एच छोड़ा गया है, आई छोड़ा गया है, जे छोड़ा गया है। 4 में भी यहाँ पे 3 अक्षर छोड़े गए होंगे, लेकिन 5 में यहाँ पे 4 अक्षर छोड़े गए हैं, लेकिन ये 4 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये विकल्प आपका नहीं हो सकता। सबको नजर आ रहा है? देखिए, बच्चों वाले सवाल कराने का कोई मतलब नहीं है। मैं देखता हूं कि बहुत सारी ऐसी क्लासेस चलती हैं यूट्यूब पर जो बहुत बच्चों वाले से आपको सवाल कराती है। अब ऐसा पेपर नहीं आएगा, ना आप उसको पढ़ करके अपना एग्जाम निकाल सकते हैं। आप अच्छे सवाल पढ़े, कम पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े। एल का वैल्यू क्या है? एल का वैल्यू जो है वो है 12। एल का वैल्यू क्या है? 12। 12 और 3 15। यहां पर भी गैप जो है वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 12 और 15 के बीच में गैप कितने का है? 3 का है। इसका मतलब 3 है तो 3 से 1 कम, यहां पर 2 अक्षर छोड़े गए हैं, और उन्होंने कहा है जो अक्षर छोड़े जाए वो 3 के गुणज होने चाहिए। तो 2 तो 3 का गुणज नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी छोड़ देते हैं। ए और ई, ए की वैल्यू 1 होती है, ई की 5 होती है। इसके बीच में गैप कितने का है? 4 है। 4 के बीच में कितना आप छोड़ सकते हैं? 3 छोड़ सकते हैं। 5 के बाद 12 है। 12 मतलब आपने यहाँ पे 7 का गैप है। 7 का गैप मतलब आपने 6 लेटर छोड़े हैं, 3 का मल्टीपल है, ले सकते हैं। 12 के बाद 15 है। 15 का मतलब 3 आपने यहाँ पे छोड़ा है। इसका मतलब ये हो गया कि आपने 2 लेटर छोड़े हैं, तो यहां पर भी ये सवाल नहीं आ रहा है। यहां पर अब एक ही उम्मीद बचती है, भगवान करे यहां पर हो जाए, अदरवाइज हमें बहुत कुछ मेहनत करना पड़ जाएगा। 4, 8, 12, 16 और 21। 4, 8, 12, 16, 21। ठीक है। देखिए, पूछा गया है कि अक्षरों की संख्या में आसन अक्षरों की संख्या 3 के गुणज में है। यहां पर देखा जाए तो 4 का गैप है, 8 के बीच में भी 4 का गैप है, यहां पे भी 4 का गैप है, यहां पर 5 का गैप है। देखो भाई, कहीं हमने गलती से कुछ तो और सीधा उल्टा सीधा तो नहीं लिख दिया? 12 और 15 वाला होना नहीं है, 1 और 5 वाला होना नहीं है, 12 और 16 वाला, 12 के बाद यहां पर 16 है भाई, 16 का मतलब 4 का गैप होगा, और 16 के बाद 26 है, यही वाला है। देखो यहां पे गलती की थी हमने भाई, 1 फिर 5 फिर 12 फिर 16 और फिर 26, यही वाला सही है। इसमें 3 के मल्टीपल है, 4 का मतलब 3, 7 का मतलब 6, 4 का मतलब फिर से 3, और 16 और 10, 26 का मतलब 10, 10 का मतलब बीच में छूटे हैं 9 अक्षर, तो ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है। सी इज द राइट आंसर। देखो, अच्छा सवाल था, थोड़ी सी गलती से गड़बड़ हुआ। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कर लेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को समझ में आया? चलो अगला सवाल करते हैं। ये करिए, 1, 4, 12, 15, 45। आसान सवाल है, खटाक से कर डालिए, जल्दी से करिए। सवाल अच्छा था वो, मतलब थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होता है कि जितना रैंकिंग का गैप होता है उससे एक कम लेटर गैप होता है। 1, 4 डिफरेंस निकाल लीजिए। मुझे लगता है यहां 3 का डिफरेंस है, यहां 3 का मल्टीपल है, यहां 3 का डिफरेंस है। सवाल बहुत आसान था ये। यहां पे 3 का मल्टीपल है, तो अब 3 का एडिशन होना चाहिए, तो 45 और 3 का एडिशन करेंगे, 48 इज द राइट आंसर। ब्लैक कलर वाला दिख रहा है आपको प्रॉपरली? 48 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, सुंदर, अमदा। अगला सवाल करिए। देखिए, प्रॉक्टर को किसी लैंग्वेज में PROCTOR, प्रॉक्टर को किसी लैंग्वेज में RUSBURW लिखा जाता है, तो उसी भाषा में होस्टिंग को क्या लिखा जाएगा? करिए, होस्टिंग को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। P का वैल्यू 16 होता है, R का 18 होता है, O का 15 होता है, C का प्रॉक्टर है ना, हाँ, C का 3 होता है, T का 20 होता है, O शिट, ये क्या था, 20, O का 15 होता है, R का 18 होता है, ये 23 होगा, R 18 होगा, U 21 होगा, B 2 होगा, S 19 होगा। क्या हो रहा है भाई? 21 यहां पर होगा और 18 यहां पर होगा। देखो, कुछ मिल रहा है क्या? मिल तो रहा है शुरू में। क्या मिल रहा है देखते हैं। भाई मुझे ये लग रहा है कि 16 में इन्होंने 3 ऐड किया,
15 में 3 ऐड किया, 18 में 3 ऐड किया, 20 में 3 ऐड किया, 18 में 3 ऐड किया, 15 में 3 ऐड किया, यहां पे शायद -1 किया है। 8 में 3 ऐड करूंगा K आएगा, 19 में 3 ऐड करूंगा V आएगा, 15 में 3 ऐड करूंगा तो R आएगा। VRK है क्या? दो ऑप्शन है, एक VRK ये है, एक VRK ये है, दो ऑप्शन में है। अब क्या किया जाए भाई? अभी और सॉल्व करना पड़ेगा। T में एक कम कर दूंगा तो S आ जाएगा, S एक ही ऑप्शन पे है तो B इज द राइट आंसर। सेकंड वन इज द करेक्ट। 2 नंबर करेक्ट है। सभी को आया? शेयर करते रहना भाई। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हालचाल? बहुत बढ़िया है ना। सवाल समझ में आ गया? कोई परेशानी तो नहीं है? आज मैं जरूर थोड़ा सा काला दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन बोर्ड आपको बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है आज, मुझे ऐसा लग रहा। बी द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट में चलते हैं। ये करिए, एक है कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, करिए। हाँ, मेरा आंख थोड़ा थोड़ा सा ठीक है, बस आप लोग थोड़ा बहुत शेयर करते रहेंगे तो और ज्यादा ठीक हो जाएगा। पूरे दम के साथ शेयर कराओ, अभी बहुत कम लोग हो। देखिए लिखा है कि यहां पर आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है। कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ऐसे ही करना, अगर ये दिया हुआ है तो पहले इसको लिख लेना। इसको क्या लिखना है? देखो लिखा है, क्या लिखा है? K प्लस U माइनस T क्रॉस R डिवाइड बाई M, यही तो लिखा हुआ है। M और K के बीच में रिलेशन बताना है। चलिए शुरू करते हैं भाई। देखिए प्लस का मतलब है, कहां लिखा है प्लस? ये लिखा है, ये लिखा है प्लस। प्लस का मतलब है कि ए बी की माता है, यानी कि K जो है वो माता है U की। U के बाद क्या लिखा है? माइनस लिखा है। माइनस कहां लिखा है? माइनस कहां लिखा है? ये लिखा है माइनस। माइनस का मतलब है कि U बहन है T की। U क्या है? U बहन है T की। T के बाद क्रॉस लिखा हुआ है। क्रॉस का मतलब देखो एकदम लाइन से ही लिखा हुआ है। क्रॉस का मतलब है पुत्र है, T क्रॉस R। क्रॉस का मतलब है A B का पुत्र है, यानी T पुत्र है R का। बहुत बढ़िया। डिवाइड अब आ जाएगा, एकदम सीक्वेंस में लिखा हुआ था। डिवाइड मतलब R पिता है M का। R किसका पिता है? M का। हो गया सवाल। आपको M और उसके बीच में रिलेशन निकालना था। तो M R को क्या बुलाएगा? M R को बुलाएगा पापा, क्योंकि R पिता है M के। और पिता के पुत्र को क्या बुलाया जाता है? पिता के पुत्र को बुलाया जाता है भाई। भाई की बहन को आप क्या बुलाते हो? भाई की बहन, यानी आपकी भी बहन। और बहन की मम्मी को हम लोग क्या बुलाते हैं? बहन की मम्मी को हम लोग बुलाते हैं माता। तो यहाँ पे जो रिलेशन आ गया वो किसका आया? माता का। पूछा गया है के एम से किस प्रकार संबंधित है। के का संबंध एम से पूछा गया है तो के एम की क्या हो जाएंगी? माता हो जाएंगी। तरीका यही सबसे बेस्ट है। इस तरीके से करेंगे तो आप 1 मिनट में सवाल को कर ले जाएंगे। बस आपको लिखने भर की देर है, लिखने के बाद आप सवाल को आराम से कर ले जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदर हो जाएगा। क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, और इस सवाल के लिए आपको मिलेंगे मात्र 5 सेकंड। मात्र 5 सेकंड में इस सवाल का उत्तर करिए। दिखाई दे रहा है एकदम प्रॉपर तरीके से, कोई ऐसी परेशानी वाली बात है नहीं। फटाफट से करिए 5 सेकंड के अंदर। योगेश सर का क्लास जो है वो आपका शाम के 7 बजे होता है। कितनी विवाहित महिलाएं शिक्षक हैं? तो देखिए ये जो सर्किल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्किल आपका किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्किल जो है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है लेडीज को, और अनमैरिड पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ये रेक्टेंगल, यानी ये अनमैरिड है, इधर ऊपर वाली फिर मैरिड हो गई। पूछा गया है जो टीचर भी है, तो आपका जो पोर्शन आ रहा है आपके काम का वो ये वाला पोर्शन है। ये वाला पोर्शन आपके काम का है। क्यों? क्योंकि वो टीचर भी आपको चाहिए, वो टीचर भी चाहिए, और वो आपको लेडीज भी चाहिए और मैरिड भी चाहिए। आपको अनमैरिड वाले नहीं लेने हैं, मतलब ये वाला पोर्शन आपको नहीं लेना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा। सही उत्तर हमारा क्या होगा? 3 नंबर। मैंने इसीलिए कहा था ये 5 सेकंड का उत्तर है। आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। सभी को आया? बहुत उम्दा। अगले सवाल पे चलते हैं। स्नातक, परास्नातक और बहन के बीच में रिलेशन बताइए। 1 2 3 ये है, 4 ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड बहन के बीच में रिलेशन बताइए। फटाफट करिए, शेयर करते रहिएगा बीच बीच में, मन करे तो। देखिए जो भी आदमी पोस्ट ग्रेजुएट होगा, सभी पोस्ट ग्रेजुएट जो होते हैं, सभी पोस्ट ग्रेजुएट जो होते हैं वो आपके ग्रेजुएट होते हैं। सभी पोस्ट ग्रेजुएट जो होते हैं वो आपके ग्रेजुएट होते हैं।
और बोली है बहन, तो देखो कुछ बहनें ऐसी भी हो सकती हैं जो ग्रेजुएट हो और कुछ बहनें ऐसी भी हो सकती हैं जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट हो। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 1 नंबर करेक्ट है, क्योंकि परा स्नातक और स्नातक के बीच में संबंध, यानी कि ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के बीच में जो संबंध है वो यही होता है कि ऑल पोस्ट ग्रेजुएट आर ग्रेजुएट। कोई भी आदमी ऐसा नहीं होता कि ग्रेजुएट ना हो और सीधे पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए, ऐसा होता है क्या, कतई नहीं होता। जी जी, हाँ जी, कुछ हुआ है मेरी आंख में, अब वो सही हो रही है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हर दिन कोई ना कोई नया बच्चा आता है, कोई पूछता है कि सर आपको क्या हुआ है। हाउ स्वीट यार। चलो इसे ट्राई करो, फटाक से करो, इसे फटाक से करिए। उच्च अक्षर समूह का चयन करिए जो दिए गए विकल्पों में से भिन्न है। EYC है, CUZ है, DPT है, BDH है। बताइए, कोई बफरिंग नहीं है, इधर से एकदम चकाचक चल रहा है, बस तुम लोग वीडियो नहीं शेयर कर रहे हो। इसमें से कौन सा अलग है, फटाफट बताओ। एक बार और शेयर कराना प्यार से। अरे अरे अरे, अरे। नहीं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर नहीं होगा। ऐसे लगता है कि ग्रेजुएट छोटा है, लेकिन आप ये समझिए जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति हैं, जितने भी हैं, क्या वो ग्रेजुएट है? आप इस तरह से रिलेशन बनाइए तो आपको पता चलेगा जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो सब ग्रेजुएट ही हैं। लेकिन कुछ ग्रेजुएट ऐसे होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होते, वेल्ले घूमते हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करते, वो ग्रेजुएशन करके घूमने लगते हैं। लेकिन जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट वाले होंगे वो ग्रेजुएट जरूर होंगे। तो ऑल पोस्ट ग्रेजुएट आर ग्रेजुएट, सभी पोस्ट ग्रेजुएट को पहले ग्रेजुएट करना पड़ता है। तो इसको इस तरह से रिलेशन बताइए। ई का वैल्यू आप देखेंगे 5 होता है, वाई का 25 होता है, सी का 3 होता है। ठीक है, सी का 3 होता है, यू का 21 होता है, जेड का 26 होता है। वेरी गुड। डी का 4 होता है, पी का 16 होता है, टी का 20 होता है, बी का 2 होता है, डी का 4 होता है, फिर 8 होता है। रिलेशन अगर आप देखें तो गौर से आपको नजर आएगा कि ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर नहीं है, ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है। और अगर आप इसमें 4 जोड़ दें तो देन यू विल गेट 29। 29 को हम क्या लिख सकते हैं, 29 माइनस में 26। अल्फाबेट कितने होते हैं, 26, यानी 26 में 3 लेटर आप आगे गए हैं, तो ये सी करेक्ट है। यहां पर कुछ है नहीं, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 4 में 4 जोड़ेंगे 20, बाकी सब में 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। मतलब ये आपका अलग है जो इस ग्रुप को पालन नहीं कर रहा है, बाकी सभी जो है वो प्रॉपरली ग्रुप का पालन कर रहे हैं। कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं। अगला सवाल, इसे करिए। एक बहुत ही प्यारा सा सवाल आपके पास यहां पर है। इस सवाल को मुझे किसी बच्चे ने भेजा था और मुझे ये सवाल बड़ा ही पसंद आया, बहुत ज्यादा पसंद आया, बशर्ते बस गलत टाइप ना हुआ हो। आपको बताना है कि आगे आप क्या लाओगे, इसके बाद अगला क्या टर्म आएगा। आप थोड़ा सा प्रयास करो, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, हाँ जी, हो जाता है कभी कभी, हर रोज आदमी क्लास नहीं कर पाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए, शेयर करते रहिएगा दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, कम से कुछ बच्चा ऐसा है जो फ्री में देख रहा है, भाई लाइक करते रहो, सभी लोग लाइक करते रहे भाई, करिए करिए। बी आंसर किया जा रहा है, आइए देखते हैं। देखिए लिखा है BRH, BRH के बाद क्या लिखा है, FPZ, FPZ, FPZ के बाद क्या लिखा है, XND, XND, XND के बाद क्या लिखा है, BLV। हमें रिलेशन पता लगाना होगा इसके बीच में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक क्या है इसमें, आप B में 2 कम करिए आपको Z मिलेगा, आप R में 2 कम करिए आपको P मिलेगा, आप H में 2 कम करिए आपको F मिलेगा, F मिलेगा, P मिलेगा, Z मिलेगा, और फिर जो मिले उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। पहला टर्म आपने 2 कम किया, जो भी आपको मिला आप उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सवाल बहुत ही उम्दा है, हमेशा नया लॉजिक सिखाने की कोशिश करता हूं, इसलिए सीरियसली समझिए इस सवाल को, इस सवाल के उत्तर को देखिए, मजा आ जाएगा आपको। F में 2 कम करेंगे, 6 में 2 कम करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 का मतलब आपको D मिलेगा। P में 2 कम करेंगे 14 मिलेगा, 14 का मतलब N होगा, और Z में 2 कम करेंगे तो 24 मिलेगा, 24 का मतलब X होगा। और इस बार आपको रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि आप लिखेंगे पहले X, फिर N, फिर D। X में 2 कम करेंगे आपको 22 मिलेगा, 22 का मतलब B मिलेगा।
14 में 2 कम करेंगे आपको 12 मिलेगा, यानी कि L मिलेगा, और D में 2 कम करेंगे तो आपको B मिलेगा। तो अब आपको इसको एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अब हम क्या करेंगे, B में 2 कम करेंगे हमें Z मिलेगा, L में 2 कम करेंगे हमें J मिलेगा, V में 2 कम करेंगे हमें क्या मिलेगा, T मिलेगा। और इसे हम रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो इस बार रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे तो Z पहले आएगा, T बाद में आएगा, फिर J आएगा। तो बनेगा आंसर ZTJ। 3 नंबर करेक्ट है। बताओ कैसा सवाल था, बहुत ही उम्दा सवाल था, काफी टाइम लगा इसको करने में, लेकिन मैंने आपको इसीलिए टाइमिंग नहीं दिया था। लॉजिक है भाई, अच्छा लॉजिक है, बात समझ में आई। एक बार अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, एक बार रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ठीक है, बात समझ में आई है। फर्स्ट टाइम मिला है, मेरी क्लास में आओगे हमेशा फर्स्ट टाइम ही लॉजिक मिलेंगे, एक आध लॉजिक फर्स्ट टाइम मिलेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप हर रोज कुछ नया सीखें, हर रोज कुछ नया पढ़ के जाएं यहां से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। आपने जो किया 2-2 माइनस हुआ, अगर 2-2 माइनस होता तो बहुत सिंपल सवाल था, फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। इन्होंने क्या किया, पहले इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया, फिर 2-2 माइनस करके रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया, फिर 2-2 माइनस करके इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया, और फिर 2-2 माइनस करेंगे तो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में Z पहले आएगा, T आएगा, फिर J आएगा। अभी क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। चलो भाई, अगर सवाल पसंद आया हो तो शेयर करते रहना, नहीं पसंद आया हो तो बैठे रहना। लिखा है कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। ये सवाल कई बार रिपीट हो चुका है। त्रिभुजों की संख्या निकालिए, इस सवाल में दिए गए सवाल में त्रिभुजों की संख्या निकालिए, फटाफट से निकालिए। स्क्रीन में किसी को प्रॉब्लम है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले आप इसको काउंट कर लीजिए। ये एक तरह का आपका चतुर्भुज है, ये एक तरह का आपका क्या है, चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, ऐसा। समलंब है तो क्या हुआ, अगर डायगोनल कट करेंगे तो 1 2 3 4, 4 मतलब 4 का 2 गुना कर दीजिए, इसमें 8 ट्रायंगल है। 8 ट्रायंगल ये हुए, सवाल हो गया खत्म। एक ट्रायंगल आपका नीचे साइड पे है, जिसे आप 9वां नंबर ट्रायंगल कह सकते हैं, और एक ट्रायंगल आपका ये वाला है, बाकी और कोई ट्रायंगल यहां पर नहीं है। तो यहां पे सही उत्तर हमारा क्या बन जाएगा, सही उत्तर बन जाएगा 10 नंबर ऑफ ट्रायंगल। यहां पर कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल है, 10 नंबर ऑफ ट्रायंगल है। सभी को आ गया, बहुत उम्दा। अगले सवाल पे चलते हैं, इसे करिए। 1 4 8 25 91 क्वेश्चन मार्क, 1 4 8 25 91। अब बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, और शेयर कर देना वीडियो को। देखो सभी लोग प्यार से लगाओ सवाल को, आराम आराम से लगाओ, हाँ मजे से लगाओ, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अभी भी मैं देख रहा हूं कि भाई 100 नहीं पहुंचे हैं हम लोग, कोशिश करते रहो। अरे कम होते जा रहे हो तुम लोग, तो क्या करा रहे हो भाई, आज बेइज्जती करा रहे हो हमारी। शेयर कराओ भाई, ठीक है। चलिए भाई शेयर कराइए। कुछ लोग 218 आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग 9 - 1 कर रहे हैं, कुछ लोग 10 कर रहे हैं। अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई सबके। देखिए 1 और 4 के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 का है, 4 और 8 के बीच में जो डिफरेंस है वो 4 का है, 8 और 25 के बीच में जो डिफरेंस है वो 17 का है, 25 और 91 के बीच में जो डिफरेंस है वो 66 का है। तीन को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 3 का पावर 1 माइनस 0। इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर -5। इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब -10।
इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 माइनस में 15। बात समझ में आई? 3 का पावर 1 माइनस 0 यानी कि 3, 3 स्क्वायर 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4, 3 का क्यूब 27 माइनस 10 यानी 17, 3 की पावर 4 81 माइनस 15, 81 माइनस 15। अब क्या करना पड़ेगा? 3 का पावर 5 माइनस 20, 3 का पावर 5 यानी कि आपका आएगा 243, 243 माइनस 20 यानी कि 223, 223 ऐड करेंगे तो 3 1 4, 9 2 11, 314। राइट आंसर है 314। क्लियर है? अभी आ गया सवाल। हाँ, मजा आया? अच्छा था? नहीं अच्छा था? कोई बात नहीं, ये वाला अच्छा लगेगा। जब सवाल अच्छा लगा करे तो बताया करो। ये करिए क्वेश्चन नंबर 11। केवल कुछ बादाम काजू है, केवल कुछ बादाम क्या है? काजू है। केवल कुछ बादाम काजू है यानी ये कॉमन पोर्शन काजू है, बाकी नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, केवल कुछ बादाम काजू का मतलब हो गया कुछ बादाम काजू हैं, बाकी के बादाम काजू नहीं है। ये बात आप याद रखें। आगे लिखते हैं कोई खुबानी अखरोट नहीं है, अखरोट तो आया ही नहीं है। लिखा है केवल कुछ काजू अखरोट है, तो काजू और अखरोट के बीच में भी कुछ का ही रिलेशन है, वो भी केवल कुछ वाला। तो केवल कुछ काजू अखरोट है, बाकी के काजू अखरोट नहीं है, ये याद रखिए। लिखा है कोई खुबानी अखरोट नहीं है, नो खुबानी इज अखरोट, कोई खुबानी जो है वो अखरोट नहीं है। तो ये और ये हो गया खुबानी, एप्रिकॉट। पहला क्या लिखा हुआ चेक करना है, कंक्लूजन नंबर 1, सभी काजू के अखरोट होने की संभावना है। साफ साफ बोला गया है कि केवल कुछ काजू अखरोट है और कुछ काजू अखरोट नहीं है, तो सभी काजू अखरोट है ऐसी कोई संभावना नहीं हो सकती। क्योंकि जब आप ओनली ए फ्यू का रिलेशन आप लेते हो, लिखा है ओनली ए फ्यू कैश्यू और वॉलनट, यानी कि केवल कुछ काजू अखरोट है, कुछ काजू अखरोट नहीं है। दोनों जानकारी आपके पास होती है, कुछ काजू अखरोट भी है और कुछ काजू अखरोट नहीं है, तो सभी काजू के अखरोट होने की कोई संभावना नहीं है। पहला गलत है। दूसरा लिखा है सम कैजूज आर ऑलमंड, कुछ काजू बादाम है, हाँ कुछ काजू बादाम नजर आ रहे हैं, तो दूसरा वाला करेक्ट होगा। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा केवल 2 अनुसरण करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 अनुसरण करता है, ओनली 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, केवल कुछ वाले सवालों को ध्यान से कर लीजिए। इस सवाल को करिए क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट से करिए। किस चिन्ह को आपस में बदला जाए, कैसे चेक करते हैं? मैंने कल भी आपको ऐसा एक सवाल कराया था कि डिवाइड, वैसे बदलने की मुझे जरूरत नहीं लग रही, सब कट कुटा जा रहा है। देखो 4 गुना 2 ये कट जाएगा, -8 कट जाएगा, 9 डिवाइड बाई 3, किसी को बदलने की जरूरत है, समीकरण वैसे ही संतुलित है। फिर भी देख लेते हैं। देखिए डिवाइड वाले से हमारे मदद मिलती है। अगर मैंने 3 की जगह 4 रखा और अगर मैंने यहां पे भी 3 की जगह 4 रखा और यहां पे भी 4 की जगह 3 रख दिया, यहां पर भी 4 की जगह 3 रख दिया, मुझे लगता है आप इस सवाल में कुछ भी करोगे सब सही हो जाएगा। भाई 3 दूना 6 यहां से आएगा, 3 दूना 6 यहां से आएगा, 6 से 6 कैंसिल कर देना, 9/4 यहां से आएगा, 9/4 यहां से आएगा, 9/4 से 4 कैंसिल कर देना, -8 अपने आप कैंसिल हो जाएगा। इसमें तो कुछ भी करोगे ये सब कैंसिल कर देगा, है ना? इसमें तो कुछ भी करोगे ये सब कैंसिल हो जाएगा। भाई शेयर कराओ सब लोग, ऐसे गिरा रहे हो तुम लोग संख्या बज बजा के, इस सवाल को छोड़ के भागो नहीं। नहीं हो जाएगा भाई, मुझे तो लग रहा है कि किसी को भी आप रखेंगे, क्योंकि दोनों तरफ बराबर ही समीकरण है, दोनों तरफ बराबर साइन है, किसी को भी आप करके देख लीजिए। 3 दूना 6 करिए आप, देखिए 3 दूना 6 आएगा, यहां 9/4 आएगा, 9/4 से 9/4 कैंसिल, 3 दूना 6 से 6 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल हो ही रहा है भाई, 8 से 8 ऐसे ही कैंसिल हो रहा है। देखो दोनों तरफ बराबर करना है तो दोनों तरफ बराबर ही वैल्यू आने वाली है, आप कुछ भी करोगे बराबर ही वैल्यू आएगी। बताओ मैं गलत कह रहा हूं क्या? कुछ ऐसा मैं कुछ गलत कह रहा हूं बताओ? लेकिन फिर भी तुम लोग डी आंसर कर रहे हो, ये बढ़िया बात है। ठीक है, हाँ दोनों तरफ बराबर वैल्यू आएगी, तो ये सवाल है बेकार है, हटाओ इसको, छोड़ो, इग्नोर करो। इसे करिए क्वेश्चन नंबर 13, लिखा है हर साल बारिश के बाद मलेरिया फैल जाता है। अब आप क्या है? एक अधिकारी है,
समस्या आपके पास क्या है कि मलेरिया हर साल बारिश के बाद फैल जाता है। आपको मलेरिया को फैलने से रोकना है, क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? नहीं होगा? अच्छा, मुझे कुछ गलत लग रहा है क्या? लिखा है कीटनाशकों का नियमित रूप से उचित छिड़काव किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मलेरिया किससे फैलता है? मच्छरों के काटने से। सरकार की ओर से लोगों को मच्छरदानी और मच्छरदानी मुफ्त उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है। सरकार का नुकसान नहीं कराएंगे, पैसा सरकार खुद दे दे तो बात अलग है, हम अधिकारी होकर सरकार से पैसा नहीं मांगेंगे। ये कोर्स ऑफ एक्शन में ध्यान रखिएगा। विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हुए लोगों को, मीडिया के विभिन्न माध्यमों का बचाव के लिए तरीके बताए जाने चाहिए। हाँ, ये भी करते हैं, जन जागरूकता अभियान फैलाना चाहिए। तो 1 और 3 अनुसरण कर रहा है। यहां ऑप्शन 1 नंबर कट गया है, इसलिए यहां पे याद रखिएगा 1 और 3 अनुसरण कर रहा है। कौन कौन अनुसरण कर रहा है? 1 और 3 प्रॉपरली अनुसरण कर रहा है। ठीक है, 1 एंड 3। सर रेगुलर छिड़काव बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? करते हैं। जहां पे मलेरिया वलेरिया फैलता है वहां पे रेगुलर छिड़काव ही करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, रेगुलर का मतलब हर रोज नहीं करना है, 15 दिन में एक बार कर दीजिए, उसे भी नियमित कहा जाएगा। आप 20 दिन में एक बार कर दीजिए, उसे भी नियमित ही कहा जाएगा। अगला लिखा है केवल केले सेब है, ओनली बनाना आर एप्पल। मतलब ओनली का स्टेटमेंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ऑल एप्पल आर बनाना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना। ऑल एप्पल आर बनाना। कुछ संतरे केले हैं, सम ऑरेंज आर केला, सम ऑरेंज आर बनाना। ओनली ए फ्यू ऑरेंज आर पीस, यानी कि केवल कुछ संतरे मटर हैं। तो इसको आप कैसे बनाओगे? केवल कुछ संतरे आप मटर बनाओगे, केवल कुछ संतरे मटर बनाओगे यानी पीस बनाओगे। और इसको ऐसे ऐसे डैश डैश कर दिया करो, इससे ये पता चलता है कि जो डैश पोर्शन है केवल वही ऑरेंज मटर है, बाकी का ऑरेंज मटर नहीं है। यहां पे लिखा हुआ है पहला कंक्लूजन, कुछ सेब मटर हो सकते हैं। बताओ कितने लोगों को पहला सही लग रहा है? कुछ सेब मटर हो सकते हैं। ध्यान रखिए, यहां पर लिखा हुआ है केवल केले सेब हैं। इसका मतलब ये होता है कि सभी सेब केवल केला है, या सेब केवल केला है, और इसका कोई मतलब नहीं है। इससे एक बात ये निकलती है कि सेब केवल केला है, केले के अलावा कुछ नहीं है ना। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। तो सेब केवल केला होगा, केले के अलावा कुछ नहीं होगा, केले के अलावा कुछ नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? तो ये बोल रहे हैं कि कुछ सेब के मटर होने की संभावना है। ये सेंटेंस ऐसा होने से रोक देगा, मतलब ऐसी कोई संभावना नहीं है। इस सेंटेंस की यही एक खासियत होती है, ये बात ध्यान रखें। लिखा है कोई मटर केला नहीं है, नेगेटिव स्टेटमेंट आया ही नहीं है तो गलत हो जाएगा। सभी संतरे के मटर होने की संभावना है, सभी संतरे के मटर होने की संभावना है क्या? आपको बताया गया है कि केवल कुछ संतरे मटर है, कुछ संतरे मटर नहीं है, इसीलिए सभी संतरे मटर हो जाएं ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है, इसलिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा ये वाला, 4 नंबर करेक्ट होगा। कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है, 4 नंबर करेक्ट है, कोई करेक्ट नहीं है। इस सवाल को ध्यान से समझ लीजिए, ये ओनली ए आर बी वाला बहुत कंफ्यूजिंग होता है। अगर आपसे कहा जाए कि केवल मोटरसाइकिलें ही पंचर हैं, केवल मोटरसाइकिल पंचर है, इस दुनिया में जितने भी वाहन हैं उसमें केवल मोटरसाइकिल पंचर है, और आपसे कहा जाए कि जाओ पंचर वाली गाड़ी ढूंढ लाओ, तो आप क्या ढूंढ के लाओगे? मोटरसाइकिल, क्योंकि सारा का सारा पंचर कहां है? मोटरसाइकिल में। इसके अलावा और कोई पंचर नहीं है, यानी कि पंचर मोटरसाइकिल के अलावा और आपको कहीं नहीं मिलेगा, पंचर केवल मोटरसाइकिलों में है। तो ट्रक पंचर है क्या? क्या कुछ ट्रक के पंचर होने की संभावना है? नहीं, पंचर केवल मोटरसाइकिल है। इसी तरीके से अगर कहा जाए कि केवल बहादुर आदमी ही पायलट बन सकता है, मतलब कोई कायर आदमी पायलट नहीं बन सकता, तो सभी पायलट बहादुर हैं, सभी पायलट बहादुर हैं। इसका मतलब यह हुआ कि किसी बहादुर के और कौन सी होने की संभावना है? तो आप ये कहेंगे कि पायलट केवल बहादुर आदमी ही पायलट है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? समझ में आई मेरी बात? चलो आगे बढ़ते हैं।
मैं स्तर वाला पढ़ा रहा हूं, तुम चाहे छोड़ छोड़ के मुझे भागते रहो, मैं अपना स्तर कम नहीं करूंगा। मैं बच्चों वाले सवाल नहीं पढ़ा सकता, ये मेरा कहना है। और बच्चों वाले यहां से लगा के जाओगे, चाहे ग्रुप डी दो, चाहे एनटीपीसी सीबीटी 2 दो, इवन बैंक का भी पेपर दोगे तो आसान लगेगा, कठिन कुछ नहीं लगेगा। बाकी जगह पढ़ोगे, मैं बुराई नहीं करता हूं किसी की, लेकिन बाकी लोग सिर्फ भीड़ बटोरने के लिए दिग्भ्रमित करते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप दिग्भ्रमित हो, आप होशियार बच्चे हैं, आप आराम से करें। एक गोल मेज के चारों ओर इन लोगों को बिठाइए। संजना कितने जने हैं, कितने जने हैं? संजना, तान्या, अमीषा, उषा, ललिता और हर्षिता, 3 3 6 जने हैं। तो यहाँ पर 6 लोगों की हम कुर्सी लगा दे रहे हैं। सभी लोग गोले पर मेज के ओर बैठे हुए हैं। कितने जनों की कुर्सी लगा दे रहे हैं? 6 जनों की कुर्सी लगा दी भैया। अब क्या कहते हैं सवाल में? सवाल में कहते हैं कि संजना तान्या के विपरीत है, जो उषा के ठीक दाहिनी ओर है। कौन? संजना किसके विपरीत है? तान्या के विपरीत है, जो उषा के दाहिनी ओर है। जो का मतलब कौन? उषा या संजना या तान्या? ध्यान रखें, हमेशा बताता हूं कि जो का मतलब हमेशा वो व्यक्ति जो के सबसे करीब लिखा हो। तो जो के सबसे करीब क्या लिखा है? तान्या। अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। राउंड टेबल तान्या, हु के जो सबसे करीब लिखा हुआ है, हु के सबसे करीब कौन लिखा है? तान्या। तो यहां तान्या की बात हो रही है। तान्या उषा के दाहिनी ओर है, तो तान्या अगर उषा के दाहिनी ओर है तो ये हो जाएंगी हमारी उषा। उषा के दाहिनी ओर क्या हो जाएगा? तान्या हो जाएगी। बात को समझना मेरे भाई, बात को समझना और दिल पे ना लेना, आराम से सवाल की तरह करना। संजना अमीषा और हर्षिता के बीच में है। संजना अमीषा और हर्षिता के बीच में है, तो हम मान लेते हैं ये है अमीषा। हर्षिता भी यहां हो सकती है, लेकिन हम एक सिचुएशन लेकर के चलेंगे कि अमीषा वो है और हर्षिता यहां है। अमीषा वो है, हर्षिता यहां। आगे बोलती है हर्षिता उषा के बगल में नहीं है। तो देखो, अगर हमने हर्षिता यहां पे बिठाया होता तो उषा के बगल में आ जाती, तो गड़बड़ हो जाता। अब गड़बड़ नहीं है, अब ठीक हो गया। अब बचा क्या? बचा है ललिता के दाईं ओर कौन है? ललिता आई नहीं है, तो ललिता को यहां बिठा दो। और ललिता के दाईं ओर कौन आ जाएगा? ललिता के दाईं ओर आ जाएगी हर्षिता। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ललिता के दाईं ओर कौन हो जाएगी? हर्षिता हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। कर लेंगे। सभी को समझ में आया? कुछ को अमीषा पटेल हो रहा होगा नजर। ठीक है, सवाल अच्छा था, बढ़िया था। चलो भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं, इसे करते हैं। देखिए लिखा हुआ है वेरियस को किसी भाषा में ऐसे कोड किया गया है। फटाफट करते जाओ। कैसे कोड किया गया है? वेरियस को VARIOS, वेरियस को किसी भाषा में कैसे कोड किया गया है? वेरियस को किसी भाषा में लिखा गया है 5 1 9 8 1 2 2 5 2 2 5 1 8 नहीं 4 4 1 8, सॉरी। अब मेरे बताने से तुमको सवाल समझ में आ गया होगा। 4 4 1 8 करो भैया। V का नंबर 22 होता है, A का 1 होता है, R का 18 होता है, I का 9 होता है, O का 15 होता है, U का 21 होता है, S का 19 होता है। तो गौर से अगर आप देखें तो यहां पर 22 और 5 ऐड करेंगे तो 27 मिलेगा। वॉवेल का स्क्वायर किया गया है 1। 18 और 9 ऐड करेंगे तो 27 मिलेगा। 9 का स्क्वायर किया गया है 81। 15 वॉवेल है तो इसका स्क्वायर किया गया है 225। यू वॉवेल है तो इसका भी स्क्वायर किया गया है 441। और 9 और 8 को अगर ऐड करेंगे मतलब उनका रिवर्स ऑर्डर लिया गया है। जो कॉन्सोनेंट है उनका रिवर्स ऑर्डर लिया गया है और जो वॉवेल है उनका स्क्वायर किया गया है। हो जाएगा भाई? बताओ, कर लोगे? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? किसी को डाउट है तो बताइए। आ गया? देखो भैया, P है 16, तो 16 में क्या जोड़ेगी? 27 हो। 11 जोड़ोगे 27 होगा, तो 11 वाला ऑप्शन ठीक है। आगे E है 5, 5 का स्क्वायर 25 लेना पड़ेगा, तो 11 के बाद 25 आना चाहिए। 11 के बाद 25 केवल एक ऑप्शन पे है, इसलिए इसका सही उत्तर यही होगा। बाकी के किसी होने के चांस नहीं है। सवाल में लॉजिक अगर क्लियर हो जाए तो सवाल करने में ज्यादा देर नहीं होगी। सी इज द राइट आंसर। बहुत उम्दा। अगला सवाल करो। PGDSEEBCF, थोड़ा सा आराम करूंगा, आपके लायक सवाल है, आप इसे करें। ठीक है, लॉजिक चेंज नहीं हुआ है भाई, लॉजिक कहां चेंज हुआ?
चलिए भाई करिए, बी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। देखिए 16 है, 19 है, 22 है। आपको समझ में आ रहा है? 16 3 19 3 22 3 25, 25 का मतलब वाई 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 आ सकता है। अगला करना पड़ेगा। 7 है, 5 है, 3 है, 2 कम हो रहा है। 7 में 5, 2 कम, 2 कम, 2 कम करेंगे तो ए आना चाहिए। ए है, ए है, ए है, अभी भी नहीं मिला, कोई बात नहीं। 4 है, 5 है, 6 है, 7 आना चाहिए, जी आएगा। तो ये वाला ऑप्शन होगा वाई ए जी। बाकी करने की जरूरत नहीं है, ये भी उसी तरह से आगे बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर। कर लोगे? सिंपल सवाल था, कुछ नहीं करना था। ये वाला करो, बहुत प्यारा सवाल है, उम्दा सवाल है। 3 नंबर ये है, 4 नंबर ये है। आपको बताना है कि जब आप इसे कंबाइन करेंगे तो आप कौन सा डाइस बना पाएंगे। जब आप इसे कंबाइन करेंगे तो कौन सा डाइस बन पाएगा। करते जाइए करते जाइए, बहुत उम्दा सवाल है, इनमें से एक ही सही है। डाइस ओरिएंटेशन पर आधारित है, छिटा पिटा डाइस भी है। तो मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, एक चीज मैं आपको सिखाता हूं। इस तरीके के सवालों में ध्यान रखें। ये वाली जो चोंच है, ये वाली चोंच यहां से जुड़ती है, ये वाली जो चोंच है ये वाली यहां से जुड़ती है। इस तरीके से ये जो एक सरफेस है उसको 4 टुकड़ों में बांटा गया है। आप देख पा रहे हैं ये वाली चोंच जो है ये ब्लैक वाली है। इस ब्लैक वाली चोंच को ऊपर वाली चोंच से जोड़ा गया है जो व्हाइट है। इसके बगल वाली चोंच काली है। तो अगर इसके बगल वाली चोंच काली है तो ऐसा सरफेस आपको मिलना चाहिए। ये दोनों चोंचें नहीं लड़नी चाहिए, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। ये दोनों चोंचें नहीं लड़नी चाहिए, ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब 2 ऑप्शन बचे। 2 ऑप्शन में आप देखिए ए है, ए के बाद एक स्टार है, स्टार के बाद एक @ है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे आप इसका मूवमेंट देखिए तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ए के बाद स्टार आएगा, स्टार के बाद एक @ आएगा। मतलब यहां पर सही होने के चांस क्या है, ये है। अगर साधारण सवाल होता तो लिखा होता कि 2 और 3 दोनों बन जाएंगे, बट ये साधारण सवाल नहीं है। अगर साधारण सवाल होता तो लिखा होता कि 2 और 3 दोनों बन जाएंगे, बट ये साधारण सवाल नहीं है। 3 नंबर करेक्ट आंसर है इसका। अब बी में क्या दिक्कत है ये आप समझिए। बी में दिक्कत ये है कि ये वाला जो सरफेस है आप यहां पर बना लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला सरफेस आप यहां पर बना लीजिए और इस स्क्वायर को आप यहां पर लेके जाइए। आप देखेंगे कि स्क्वायर से क्लॉकवाइज चलने पर आपको ये वाला सरफेस मिलना चाहिए, या जहां पे स्टार बना रखा है वहां स्टार नहीं होना चाहिए, वहां ये वाला सरफेस होना चाहिए और इसके बाद आपको स्टार मिलना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे सर नीचे बना लीजिए, नीचे बनाएंगे तो बेटा स्टार नहीं लगा पाएंगे उसमें, क्योंकि स्टार के साथ ये अपोजिट आ रहा है। मेरी बात आपको समझ में आई कि ये ओरिएंटेशन की वजह से गलत है। जो लोग 2 आंसर कर रहे हैं उनको एडवांस डाइस पढ़ना चाहिए। उनको क्या पढ़ना चाहिए? एडवांस डाइस पढ़ना चाहिए। नॉर्मल डाइस से काम नहीं चलेगा, जो गली मोहल्ले की कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उस वाले डाइस से काम नहीं चलेगा। अब आपको एडवांस डाइस पढ़ना ही पड़ेगा और इस तरीके के सवाल आ रहे हैं। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, केवल और केवल सी होगा, क्योंकि ओरिएंटेशन के मुताबिक ये सही ओरिएंटेट नहीं है, ये सही तरीके से अरेंज नहीं है। यहाँ स्क्वायर के बगल में आपका ये हाफ सरफेस आना चाहिए, हाफ सरफेस के बाद वो स्टार आता तो ये ओरिएंटेशन ठीक होता। जैसे आप देख पा रहे हैं ए के बाद स्टार आया है क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद आपका @ आया है, तो ये ठीक है ओरिएंटेशन, लेकिन ये ओरिएंटेशन ठीक नहीं है, क्योंकि जब आप इसके बाद जा रहे हैं तो आपको ये सरफेस मिल रहा है, उसके बाद जा रहे हैं तो भी आपको ये सरफेस मिल रहा है। तो अगर आप गौर से देखें तो इस वाले सरफेस से आने पर मिल रहा है, इस वाले सरफेस से जाने पर मिल रहा है, तो जबकि यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ से आने पर मिल रहा है, उल्टा हो गया, ये मामला गलत हो गया। बात समझ में आई? हाँ, एडवांस डाइस पढ़ना पड़ेगा भाई, जो कैट की परीक्षा में पूछा जाता है। अब एग्जामिनर जो है वो कैट की परीक्षा में सवाल डालने लगा है। अब ये सवाल वो लोग करें जिनको लगता है कि उनको कैलेंडर बहुत अच्छा आता है। 15 अगस्त 1847 को संडे है, तो 15 अगस्त 1920 को कौन सा होगा? सवाल बिल्कुल आसान है, डेट सेम है, बस ईयर में डिफरेंस है। तो जो लोग ट्रिक वाले हैं वो थोड़ा ध्यान से करें इस सवाल को, क्योंकि यहां पर ट्रिक हो जाएगी फेल। यहां पर ट्रिक क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। 15 अगस्त 1847 को आपको संडे दिया गया है। क्या दिया गया है? 15 अगस्त 1847 को आपको संडे दिया गया है और 15 अगस्त 1900 आपसे 20 पूछा गया है कि 15 अगस्त 1920 को कौन सा दिन होगा। दैट इज संडे और दैट इज, यहां पर ट्रिक फील हो जाती है, इसीलिए आपको दिमाग से करना होगा। बताइए, आप सभी लोग उत्तर करिए, कैलेंडर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। क्लास 10 बजे तक चलेगी, शेयर करते रहिए भैया कायदे से एकदम। देखिए करना क्या होता है, करना यह होता है कि हमें पता लगाना होगा कि 1847 से 1920 के बीच में कितने वर्षों का अंतर है। तो 1920 से लेके 1847 वर्षों के बीच में आपको 73 सालों का अंतर मिलेगा। इन 73 वर्षों में कितने लीप ईयर आपको मिलेंगे? इन 73 वर्षों में लीप ईयर अगर आप निकालने जाएंगे तो आप देखो आपको 4 से भाग करना पड़ेगा।
4 से भाग करोगे तो 18 चौके 72 होता है। कितना होता है? 18 चौके 72 होता है। 73 में से 72 घटाओगे तो 1 आएगा। 1 से कोई मतलब नहीं है, 18 आपके पास आ रहे हैं, यानी आपका जो गैप आएगा वो 73 प्लस 18 लीप ईयर आएगा। लेकिन 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 यहां पे लोचा है। लोचा यह है कि आपको जो ईयर दिया गया है 15 अगस्त 2020 1920, ये भी एक लीप ईयर है, ये भी एक लीप ईयर है। तो ऐसे सवालों को आप थोड़ा सावधानी से करें। यहां पर कितने लीप ईयर होंगे मैं आपको दिखाता हूं। 47 के बाद अगला लीप ईयर होगा 48। मैं सवाल में क्या समझाना चाहता हूं वो समझो, उत्तर आना बड़ी बात नहीं है, सवाल समझो। 48 के बाद अगला लीप ईयर होगा 52, फिर उसके बाद आएगा 56, 56 के बाद 60, 60 के बाद 64, 64 के बाद 68, 68 के बाद 72, 72 के बाद 76, 76 के बाद 80, 80 के बाद 84, 84 के बाद 88, 88 के बाद 92, 92 के बाद 96, 96 के बाद 1900 आएगा। लेकिन ध्यान रखिए 1900 लीप ईयर नहीं होता। 1900 के बाद अगला लीप ईयर आएगा 1904, 1904 के बाद 1908, 1908 के बाद 1912। मैं पूरा कंसेप्ट समझा रहा हूं। 12 के बाद 16 और 16 के बाद आप 20 को भी एज ए लीप ईयर काउंट करेंगे, क्योंकि 15 अगस्त लिखा हुआ है। 15 अगस्त का मतलब यह है इसमें 29 फरवरी शामिल है। 20 भी एज ए लीप ईयर काउंट होगा, 20 भी एज ए लीप ईयर काउंट होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने लीप ईयर निकल के आए? 18 ही लीप ईयर निकल के आए। 73 में से अगर विषम दे छांटे तो 3 आएगा, क्योंकि 70 बेकार है, और यहां से अगर हम छांटे तो ये कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 और 3 कितना हो गया? 7, और संडे में अगर आप 7 दिन जोड़ेंगे तो ये वापस क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। लेकिन अगर जहां पर ये 1920 लिखा हुआ है, यहां पर आपको दिया होता 1947 से 2020, तो मामला गड़बड़ हो जाता। इसी जगह पर 18 की जगह ये 2000 हो जाता, और जब ये 2000 हो जाता तो ये लीप ईयर हो जाता। तो 18 की जगह कितने लीप ईयर निकलते? 19 लीप ईयर निकलते। 18 की जगह कितने लीप ईयर निकलते? 19 लीप ईयर निकलते। ये समझाना इंपॉर्टेंट था, ये आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट था। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? संडे आएगा। बाकी लोग लगा लो ट्रिक जितनी लगानी है, बाकी लोग लगा लो जितनी लगानी है ट्रिक। अब बात समझ में आई कि क्या लोचा क्या है? लोचा है ये सेंचुरी 1900, ये जब बीच में पड़ जाती है तो एक लीप ईयर कम कर देती है। और जब आपके सवाल में यहां पर एक या स्टार्टिंग में लीप ईयर दिया हो या यहां पे लीप ईयर दिया हो, वो एक लीप ईयर बढ़ा देता है। भाई अगर आप गिने तो आप 1920 को लीप ईयर की तरह काउंट नहीं किए होंगे, आप 18 काउंट किए हैं, और जब आप 1947 से 2020 काउंट करेंगे तो भी 18 ही लीप ईयर आएंगे। इस सवाल में आप बच इसलिए गए क्योंकि 1900 ने आपको बचा लिया। लेकिन जब आप ये सवाल करेंगे तो इस सवाल में 18 की जगह 19 लीप ईयर आएंगे, 2020 भी एज ए लीप ईयर की तरह काउंट होगा। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, बिल्कुल, ये बात समझना इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ो, अगला सवाल करें। 350 है, 105 है, 21 है, बताइए क्या होना चाहिए? इसके जैसा कौन सा ग्रुप है? शेयर करते रहो भाई, पूरी दम लगा के शेयर कराओ। कम से कम 200 लाइव चाहिए आज। अभी मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगा तो 200 लाइव हो जाएंगे। मैं चिल्ला नहीं रहा हूं ताकि तुम्हारे प्यार में ही होते रहें। देखो अभी 100 भी नहीं पहुंचाए तुमने, 100 तो पहुंचाओ कम से कम भैया मेरे। अब इसीलिए मैं किसी सवाल का कंसेप्ट नहीं बताता हूं, जैसे ही कंसेप्ट बताता हूं तुम सब भाग जाते हो। देखिए लॉजिक थोड़ा सा अलग है। 350 को अगर आप देखें तो 350 को आप क्या लिख सकते हैं? 350 को आप लिख सकते हैं 343 प्लस 7। 7 कहां से लाएं? ये जो नंबर है उसको 3 से डिवाइड करिए, जो भी आ रहा है उसका क्यूब है और प्लस वो नंबर है। सेम नंबर यहां पर है। 24 को 3 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 का क्यूब करेंगे 512 आएगा, और 512 में अगर आप 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 520 हो जाएगा। ये वाला नंबर कैसे आएगा? जो भी है उसमें 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी है उसमें 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एसएससी का सवाल है, सीजीएल में पूछा गया था, 3 नंबर करेक्ट है। सीजीएल का सवाल है ये, आ गया समझ में? हाँ जी, मनीष खत्री मेरे से कह रहे हो लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो लुक, है ना? सी तो होता होंगे ना जब आप देखेंगे, आप देख ही नहीं रहे थे मुझे। अच्छी बात है, अगला सवाल करें। लिखा क्या है? सभी चाकू कुल्हाड़ी हैं। सारे के सारे चाकू क्या हैं?
कुल्हाड़ी है। एक तो इन लोगों ने क्लास को 1 घंटे में खत्म करने के लिए बोल रखा है। अब आदमी का करिए, 1 घंटे के अंदर क्लास कैसे खत्म होगा? मन ही नहीं कर, मन से नहीं पढ़ा पाता हूं। लिखा है सभी कुल्हाड़ी तलवार है। सभी कुल्हाड़ी क्या है? तलवार है। फिर लिखा है सभी आरी तलवारें हैं। सभी आरी तलवारें हैं, तो आरी आप यहां बनाओगे, कुल्हाड़ी उड़ाड़ी से कोई रिलेशन नहीं बनाओगे। अंदर मत बना देना, आरी को तलवार बताया गया, बाकी कुछ नहीं बताया गया, अपने मन से मत कुछ करो। लिखा है सभी आरी तलवारें हो गया। सभी तलवारें चाकू है। सभी तलवार चाकू है क्या? नहीं। कुछ कुल्हाड़ी आरी है, कुल्हाड़ी और आरी के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं। लिखा है कोई कुल्हाड़ी आरी नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। देखो कुल्हाड़ी आरी यानी एक्स सा दोनों रॉन्ग। एक सम का रिलेशन, एक नो का रिलेशन, आइदर और आएगा, आइदर 2 और 3। निष्कर्ष 2 या 3 अनुसरण करता है, आइदर और है, निष्कर्ष 2 या 3 अनुसरण करता है। आ गई बात समझ में? आइदर और, ठीक है, बहुत अच्छे। अगला सवाल करिए। 4, 16, 22, 40, 49 करो करो भाई, फटाफट करो। एक बार शेयर करो भाई कस के, मन से। सर इस न्यू लुक का राज ये है कि सर मेरी एक आंख जो है वो खराब हो रही है, मतलब अब सही हो रही है, पहले खराब हो गई थी, उसका आईलिड ड्रॉप कर गया, तो एक आंख बंद करके मैं पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो मैंने इसको छुपा लिया है, अपने जो चेहरे का वो है वो मैंने छुपा लिया है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एडवांस पढ़ा दो, बिल्कुल पढ़ा दूंगा। ये करो भाई 4, 16 वाला। देखो 4 से 16 के बीच में कितने का अंतर है? 12 का अंतर है। 16 से 22 के बीच में 6 का अंतर है। 22 से 40 के बीच में 18 का अंतर है। 40 से 49 के बीच में 9 का अंतर है। अरे बाबा ये क्या हो रहा है? 12 से 6 जाने के लिए 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या कहें तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 से 18 जाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आना चाहिए 27। 49 और 27 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 2 6 1 7। राइट आंसर इज 76। बोलो किलर, 76 इज द राइट आंसर। सभी को आया? बता तो दिया मनीष भाई, ये नई लुक का राज है। कोई परेशानी है क्या? 76 सभी को आया समझ में? एक बार 1/2, फिर मल्टीप्लीकेशन 3, फिर 1/2, फिर मल्टीप्लीकेशन 3। नेक्स्ट वन ट्राई करिए। देखो ए, बी और सी के पास अलग अलग रुपए हैं, ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में आएंगे। क्या रुपए हैं? यदि सी ए से 11 रुपए ले लेता है तो सी के पास बी के बराबर राशि हो जाती है। सी ए से 11 रुपए ले लेता है तो बी के बराबर पैसे हो जाते हैं। आगे क्या लिखता है? बी और सी के पास कुल मिलाकर 111 रुपए हैं, यानी कि बी प्लस सी इज इक्वल टू 11 रुपीज, सॉरी 1111 रुपीज। क्या लिखा है? सी के पास कितने रुपए हैं? तो वी कैन इजिली लुक एट कि बी की जगह आप सी प्लस 11 लिख दो, तो सी प्लस 11 प्लस सी इज इक्वल टू 111। तो 2c इज इक्वल टू 100 रुपया, सी बराबर 50 रुपया। कितना आसान सवाल, इससे आसान सवाल तो नहीं हो सकता। एक लाइन का सवाल, एक लाइन का सवाल, ठीक है। हो जाएगा, चलो अगला करो। जिस प्रकार सीरीन का संबंध पिस्टन से है उसी प्रकार कौन सा रिलेशन है? वापस भी तो करेंगे, क्यों वापस करोगे? अभी क्यों जरूरत है वापस करने की? आज का ग्राफ ऐसे ही से जा रहा है, क्या जरूरत है वापस करने की? ले लिया तो ले लिया, हम जो ले लेते हैं वो देते तोड़ू ना है। चलो भाई एक बार और शेयर कराओ भाई सभी लोग, दम लगा के शेयर करो, अभी मजा नहीं आ रहा। बताइए, सीरिंज पिस्टन, सीरिंज का संबंध पिस्टन से उसी प्रकार क्या होगा? टायर ट्यूब, सीरिंज पिस्टन, सीरिंज के अंदर पिस्टन होता है, ठीक है, टायर के अंदर ट्यूब होता है, यही सही लग रहा है। व्हीकल पैसेंजर, व्हीकल के अंदर पैसेंजर होते हैं लेकिन हर बार हो जरूरी नहीं, तो ये नहीं। बैलून एंड एयर, बैलून के अंदर एयर होती है बट वो उसका पार्ट नहीं। बल्ब के अंदर लाइट, ये तो बेकार है,
सही उत्तर हमारा क्या होगा? ए। टायर और ट्यूब। कुछ लोग सी आंसर कर रहे हैं, बताओ इतना आसान सवाल गलत कर दिया तुम लोग। ठीक है, चलो भाई। नहीं, नॉट नहीं पूछा है, सेम ग्रुप पूछा है, वैसा ही पूछा है, सेम पूछा है, नॉट नहीं पूछा है भाई। अगला करिए। एक स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि इटली में कैब की तुलना में ट्रेनें अधिक सुविधाजनक और किफायती हैं। किफायती का मतलब समझ रहे हो? ज्यादा जेब ढीली नहीं करेगी, ज्यादा पैसा तुम्हारा नहीं लेगी, कम पैसे में तुम्हारा काम चल जाएगा। तो इटली में कैब की तुलना में ट्रेनें अधिक सुविधाजनक और किफायती है। इटली एक महंगा शहर है, ये तर्क हो गया, ये निष्कर्ष है एक तरह से। इटली में ट्रेन सेवाएं काफी अच्छी हैं, ये कहना चाहता है व्यक्ति। इटली में कैब की तुलना में ट्रेनें अधिक परिवहन शुल्क वाली हैं। यहाँ पे तर्क मत चेक करो, यहाँ पे कंक्लूजन चेक करो। ये कंक्लूजन होना चाहिए, तर्क नहीं है। तर्क में तो सब गलत हो जाएगा। इटली एक महंगा शहर है, नहीं ऐसा नहीं कहा उन्होंने। हाँ, इटली में ट्रेन सेवाएं काफी अच्छी हैं, ऐसा वो कहना चाह रहा है। इटली में कैब की तुलना में ट्रेनें के लिए परिवहन शुल्क कम है, यही वो बात कह रहा है, किफायती कह रहा है। तो 2 और 3 अनुसरण करता है। कौन सा अनुसरण करेगा? 2 और 3 जो है वो प्रॉपरली अनुसरण कर रहा है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 2 और 3 अनुसरण करता है। अगला करिए, इसे करिए, फटाक से करें। जो जानवर चल सकते हैं उन्हें तैराक कहा जाता है, रेंगने वाले जानवरों को उड़ने वाला कहा जाता है, और पानी में रहने वालों को सांप कहा जाता है। पढ़ लो भैया, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो दद्दा। क्या कहेंगे? छिपकली क्या कहलाएगी? देखिए, छिपकली क्या होती है? रेंगने वाली होती है, सरीसृप बोली जाती है। छिपकली को रेंगने वाला बोला जाता है, रेप्टाइल्स की श्रेणी में आती है। तो रेंगने वाले जानवरों को क्या कहा जाएगा? उड़ने वाला कहा जाएगा। तो ये छिपकली जो है वो फ्लाइंग कहलाएगी। 3 नंबर करेक्ट। ठीक, अब जिनको ये नहीं पता कि छिपकली क्या किसमें आती है, वो तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। एक सवाल और आपके सामने, 1 2 3 2 1 4 5 6, अब क्या आना चाहिए पता लगाओ। बहुत सिंपल सवाल है, सिंपल लॉजिक, एकदम एकदम सिंपल लॉजिक। बिल्कुल होगी, एनटीपीसी के एग्जाम तक होगी। नहीं भाई, मेरी हाइट कितनी है? इतनी है जितनी नॉर्मल होती है। कैमरा की लेंथ कम है, कैमरा बहुत ऊपर लगा हुआ है, कैमरा 5.5 फीट से ऊपर लगा हुआ है। तुम लोग कुछ भी करते हो, कुछ भी पूछते हो, कुछ भी बताते हो। ग्यारह 8 13 36 144, बता दो भाई इसका, कोई ना कोई कर दो इसको सवाल को। देखो बहुत सिंपल सवाल था। 125 को पकड़ो, ये 5 का क्यूब है, इससे आसान सवाल ना मिलेगा, इस क्लास में तो ना मिलेगा। 6 का क्यूब 216 है, ये किसका क्यूब बन रहा है? 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, तो 7 का क्यूब बनाओ ना, 343 करो ना। बाकी जो गणित लगा रहे थे लगा लो। दीपक चले गए क्या? नहीं भाई, मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच, 5 फुट 6 इंच के आसपास होगी, 5 से कम नहीं है। तुम लोग तो मजाक उड़ा रहे हो मेरा। क्यों? एबीसीडी और ई की एक पंक्ति के बीच में कौन खड़ा है, ये बताने के लिए स्टेटमेंट नंबर 1 सफिशिएंट रहेगा या स्टेटमेंट नंबर 2 सफिशिएंट रहेगा? अबे तुम लोग हाइट देखने आए हो कि पढ़ने आए हो? हैं, एकदम बैले होगा। चलो, चश्मा क्यों लगा रहे हैं? चश्मा बेटा इसलिए लगा रहे हैं, आंख खराब है, एक आंख बंद है, दिखाई देता हूं तुम लोगों को, खुलती नहीं है बगैर चश्मे के इतनी लाइट में। आपको समझ में आ रहा है क्यों लगा रहा हूं? एक आंख छोटा दिख रहा है। हाँ, ये अच्छा नहीं लगता मुझे कि इस तरह का लुक आप देखो। आप खुश? चलो,
अरे मेरे काम चल रहे हैं मेरी हाइट से, सारे काम चलते हैं मेरी हाइट से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो बोला गया है कि डी ई के ठीक दाएं है और बी ई के ठीक बाएं है। इससे नहीं पता चलेगा बीचों बीच कौन है। मैं देखकर बना के भी दिखा दूं तो भी नहीं चलेगा। डी ई के ठीक दाएं है, बी ई के ठीक बाएं है, पता नहीं चला। आगे लिखते हैं बी पंक्ति के सबसे बाईं ओर है। अब ठीक है, बी पंक्ति के सबसे बाईं ओर है तो निश्चित तौर पर दो मुग्गे यहां होंगे, और जब दो मुग्गे यहां होंगे वो कोई भी हो, हमसे क्या मतलब, हमें तो बीच वाले का पता करना है। तो अकेले इससे भी नहीं पता चलेगा, अकेले इससे भी नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आप इन दोनों को मिला दें तो आपको पता चल जाएगा। तो दोनों एक साथ पर्याप्त है, दोनों मिलाने पर उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। अगले, आज जो लास्ट में आते हो ना ये लोग, ये गड़बड़ा गड़बड़ करते हो, टाइम पर आया करो। ये सवाल देखो क्या लिख रहा है, ट्रूप को क्या लिखा गया है, TROUPE। ट्रूप को क्या लिख रहे हैं, ट्रूप को लिख रहे हैं GILFKV। प्रैक्टिस करते रहो, इससे बेहतरीन प्रैक्टिस नहीं मिलेगी कहीं, दावे के साथ कह सकता हूं। इरप्शन को क्या लिख दिए हैं, इरप्शन। इरप्शन को क्या लिख रहे हैं, इरप्शन को लिख रहे हैं VIFGRLFK रह गया यार। F के बाद K, फिर G, फिर R, फिर L और M। आसान सवाल है यार। T का अपोजिट ये, R का ये अपोजिट, 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 अपोजिट अपोजिट जानते हो ना। M का अपोजिट क्या होता है, N होता है। उसी प्रकार जीनियस में भी अपोजिट लिखना है। G का अपोजिट T, S का अपोजिट H, T और H तीन ऑप्शन, E का अपोजिट V, N का अपोजिट M, TVM दो ऑप्शन, I का अपोजिट R, TVM R दो ऑप्शन, U का अपोजिट F, पहला वाला ही सही। अपोजिट तो पता होंगे ना, अपोजिट क्या होता है सबको पता है, माने उल्टा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया दीपक। चलो अगला शुरू करो। वह संख्या चुनिए जो प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित करे, यानी कि यहां पर आए, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा आएगा बताइए। चलिए भाई बताइए, बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ये सवाल भी आया हुआ है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आराम से करिएगा, फटाफट तेजी के साथ। आपसे बात करनी है दिल्ली पुलिस। अरे भैया नापे अपने, नापना अपना नहीं। दिल्ली पुलिस का सुना है वो हो गया है, लिस्ट विस्ट आ गई है, धांधली करने वाले ही सिलेक्ट हो गए हैं। देखो यूपीएसआई के लिए भी बहुत सारे लोग हल्ला मचा रहे हैं कि स्कैम हुआ है, स्कैम हुआ है, स्कैम हुआ है। पेपर, ये एक बात देखो, सबसे बड़ी बात होती है ना कि जब आदमी की मनसा ठीक ना हो। गांधी जी की मनसा ठीक थी तो इतने लोग पीछे आए, अन्ना हजारे की मनसा ठीक थी तो इतने लोग पीछे आए। जब आदमी की मनसा ठीक ना हो तो कोई आदमी उसके पीछे जाता नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारी फोटो वायरल हो रही है, बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें स्कैम के बारे में बातचीत की जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि स्कैम नहीं हुआ, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सारी चीजें आंसर की आने के बाद ही क्यों जारी हुई। भाई वीडियो तो तभी बनाया गया होगा ना जब एग्जाम में घोटाला हो रहा था। जिस दिन तुम्हारा एग्जाम हुआ उसी दिन वो वीडियो बाहर ले आते, पत्रकारों को दिखाते, देखो एग्जाम में ये हुआ है, आंसर की आई, नंबर कम आ रहे हैं, अब हल्ला मच रहा है। बात है स्कैम है, बिल्कुल कहीं ना कहीं स्कैम है, क्योंकि एक आदमी झूठ बोलेगा, दो आदमी झूठ बोलेंगे, आंसर की में 159 नंबर नहीं आ सकते किसी के, बिल्कुल सही बात है। लेकिन चीजें गलत तरीके से एग्जीक्यूट की गई। मतलब आपको लगा कि यार अगर मेरा निकल जाएगा तो मेरे को लड़ाई करने की क्या जरूरत है, कोई दूसरा आए बलि चढ़ जाए मैं उसके पीछे पीछे निकल लूं। ऐसा नहीं होता दोस्त। अब टीचर क्या क्या करे, अभी मेरे पास सुबह से फोन आते हैं कि सर आप यूपीएसआई स्कैम के बारे में लड़ क्यों नहीं रहे। मैं क्या करूं, मैं आपको पढ़ाऊं, मैं नोट्स प्रिपेयर करवाऊं, मैं करंट अफेयर्स बनाऊं, फिर आपका एग्जाम के लिए आपको लड़ूं कि चलिए ठीक है एग्जाम आपका हो जाए। मान लीजिए मेरी जगह कोई भी टीचर जो लड़ रहा है वो,
वो आपके एग्जाम के लिए लड़े, फिर एग्जाम करवाए, एग्जाम करवाने के बाद जब आंसर की गलत हो जाए तो आंसर की के कट ऑफ निकाले, आंसर की के कट ऑफ निकालने के बाद भी अगर कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाए तो वो आपके लिए वकील भी हायर कर दे। भाई साहब मास्टर ही है हम लोग, इतनी ज्यादा उम्मीदें हमसे ना रखें। इस दुनिया का सबसे निर्लज प्राणी जो होता है ना वो मास्टर होता है। किसी को कहीं पर बताओ कि भाई क्या करते हो, सर टीचर है, तो आदमी अच्छा टीचर हो तो तुमको तो 2 घंटा हम वैसे ही लगा देंगे। ये होता है। वो जमाने चले गए जब सम्मान होता था टीचर का, अब कोई सम्मान नहीं है। अब लोगों का कहना होता है कि कुछ नहीं कर पाए होंगे तो टीचर बन गए। चलिए सवाल करते हैं। झूठ नहीं बोलता हूं मैं, सच बोलता हूं। अगर ना मानो तो विश्वास कर लेना। तुम में से कितने लोग ऐसे जो टीचर बनना चाहते हो? कोई टीचर नहीं बनना चाहता। सब चाहते हैं कि बस सीबीआई में हो जाए, आईएएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, बिजनेसमैन बन जाए। टीचर तो बस आदमी मजबूरी में बनता है। और जो आदमी खुद इतना मजबूर है, टीचर बन गया है, वो तुम्हारे लिए क्या लड़ाई लड़ेगा? वो समझा सकता है केवल तुमको, वो केवल समझा सकता है। ठीक है, वो आपको क्या, वो हम खुद ही इतना परेशान रहते हैं अपनी जीविकोपार्जन को लेकर के, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर के। हम क्या वकील करेंगे आपके लिए? आप क्या उम्मीद रखते हो कि हम कोर्ट चले जाएं आपके लिए? आप हम वहां जाकर बैठे, हम लड़े? अरे हम आपसे कहते हैं वीडियो आप शेयर कर दो, आप वीडियो तो शेयर करते नहीं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप हमारी इतनी बात मानते हो कि हम कहते हैं कि भाई वीडियो शेयर कर दो तो आप वीडियो शेयर नहीं करते हो, आप वीडियो को लाइक कर दो, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। तो हम किस उम्मीद से लड़े? और हमसे फोन हमारे ऊपर प्रेशर कि तुम बहुत गंदे आदमी हो, यूपीएसआई के लिए नहीं लड़ रहे हो, तुम बहुत खराब आदमी हो, तुमको यूपीएसआई स्कैम दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई तो दे रहा, दिखाई तो यार मुझे हर जो हर दूसरे तीसरे दिन घटनाएं होती हैं, गलत घटनाएं, वो भी दिखाई दे रही है। दिखाई तो मुझे डकैती भी दे रही है, दिखाई तो मुझे भ्रष्टाचारिता भी दे रही है, दिखाई तो मुझे राफेल स्कैम भी दे रहा है। मैं क्या कर लूं? कहां खोपड़ी दे मानू? बताओ। टाइम हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल टाइम हो रहा है। ये कुंती बोलने ही नहीं देती है। कभी कभी आप मतलब दिल की बात भी ना करो तुम अपने। आए हो अवकाश से चुप्पे चाप पढ़ाओ, मुंह बंद कर रख के, ज्यादा चपड़ चपड़ ना करिए, टाइम से पढ़ाओ। देखो 17 है, 25 पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 और ऐड करना पड़ेगा। 32 को 8 बनाओ ना। कैसे बनाओगे? 4 से डिवाइड कर दो। यहां पे भी यही काम करो। 24 है, 24 का हाफ करो, 12 आएगा। और इसका 4 से डिवाइड करो, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा। तो 12 और 7 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 30 का आधा क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 44 का 4 से डिवाइड कर दो 11। 15 और 11 अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा? 26 आएगा। 26 इधर आएगा। ठीक है, हाँ जी, आई बात समझ में? ये बड़ा गलत बात है यार। जब कभी बोलता हूं तो बोलने दिया करो। एक तो ऑनलाइन के जमाने में अब तो लोगों से बात करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। ये देखो 2 ठो पजल है, जल्दी जल्दी कर लो फटाक से, आज थोड़ा लंबा क्लास हो गया। राम्या ने अलग अलग वजन की 5 मिठाइयां खरीदी। कितनी मिठाई खरीदी है? 5। अब मुंह में पानी ना आ जाए तुम लोगों के। कितनी मिठाई खरीदी है? 5। देखना ध्यान से सवाल को, 1 2 3 4 5। एकदम सीबीटी 2 मेंस लायक सवाल है, एकदम इसी टाइप का। 5 वेरिएबल अरेंज करने, लेकिन अरेंज ना होंगे। जलेबी का वजन जामुन के वजन से ज्यादा है, यानी कि जलेबी जो है वो जामुन से ऊपर आएगी। कितना ऊपर आएगी ये नहीं पता, बट जलेबी अगर आपने रखा है तो उसके नीचे ही जामुन रखना। ये सवाल हमसे कह रहा है। दूसरी जानकारी लिखा है कि राम्या ने 5 किलो मैसूर पाक खरीदा। होगा कुछ जो अन्य मिठाइयों में सबसे कम वजन का, मैंने तो आज तक ना खाया। मैसूर पाक जो है वो सबसे कम वजन का है, तो मैसूर पाक को हम लोग यहां पे रख देते हैं। उसका वजन कितना दिया गया है? उसका वजन 5 किलो दिया गया है, तो 5 किलो वजन भी लिख लो। यानी बाकी की मिठाइयां जो हैं वो इससे ऊपर ही आएंगी। लिखा है हलवा और लड्डू के बीच में 2 मिठाइयां तोली जाती हैं, यानी हलवा और लड्डू के बीच में 2 मिठाइयों का वजन है। हलवा और लड्डू के बीच में अगर 2 मिठाइयां हैं तो हमको इन्हीं को सेट करना है। अगर हमें हलवा और लड्डू के बीच में 2 मिठाई रखनी है तो हलवा हम यहां रख दें, लड्डू हम यहां रख दें, और यहां पर हम रख दें जलेबी, और यहां पे हम रख दें जामुन। यही एक तरीका हो सकता है। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि हलवा को यहां रख दें, लड्डू को यहां रख दें, जलेबी तो यहां आएगी ही आएगी, जलेबी जामुन से ऊपर ही आनी है। तो पजल थोड़ी क्लियर नहीं है लड्डू और हलवा को लेकर के। लिखा है लड्डू से कितनी मिठाइयां अधिक वजन की हैं? लड्डू से कितनी मिठाइयां अधिक वजन की हैं? यहां देखा जाए तो एक भी मिठाई उससे अधिक वजन की नहीं है, और वो विकल्प में मौजूद नहीं है। यानी ये इसी जानकारी के बारे में बात कर रहे हैं। तो कभी कभी पजल सॉल्व नहीं होती है, फिर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो लड्डू से कितनी मिठाइयां ज्यादा वजन की हैं? 1 2 3। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3। कुछ लोग सोच रहे होंगे पजल सॉल्व नहीं हुई, आंसर कैसे आएगा?
आंसर ऐसे ही आएगा। 3 मिठाइयां जो है वो लड्डू से ज्यादा वजन की है। क्लियर हो गया? जलेबी। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया हमसे? अगला सवाल इसी से पूछा जा रहा है कि जितनी मिठाइयों का वजन हलवे से ज्यादा है उतने ही मिठाइयों का कम किससे है? तो बात यही हो गई। देखो, जितनी मिठाइयों का वजन हलवे से ज्यादा, अगर हम हलवे की बात करें तो 1 2 3 मिठाइयों का वजन हलवे से ज्यादा है, लेकिन हमने ये वाला कंडीशन फॉलो कराया है तो हम आंसर इसी से देंगे। कितनी मिठाइयों का वजन हलवे से ज्यादा है? एक भी मिठाई का वजन हलवे से ज्यादा नहीं है। तो ऐसी कौन सी मिठाई है जिनका उससे कम वजन है? तो मैसूर पाक इज द राइट आंसर, कि उतना ही वजन, उतने ही कम मिठाई उससे है। तो मैसूर, भाई हलवे से एक भी वजन ज्यादा नहीं है तो मैसूर पाक से एक भी कम नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। मैसूर पाक इज द राइट आंसर। कर लेंगे? चलो भाई अगला करो। भाग गया सब छोड़ के, भाग जाओ। चलो बताओ, अब यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? बस 2 मिनट और को खत्म हो गया सवाल, बस 2 मिनट और को खत्म हो गया। देखो भाई गौर से देख लो और बताओ कि अब अगला फिगर कौन सा आना चाहिए। ध्यान से देख करके करना, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, बहुत ही उम्दा सवाल है, फटाक से करो। मैसूर पाक तो यार हमने भी कभी नहीं खाई, किसी ने खाई हो तो बताओ कैसा होता है। जिन्होंने लाइक नहीं किया भाई सभी से गुजारिश है कि लाइक कर दो, और जो लोग रहते हो वो लाइव रहा करो पूरे टाइम, भागा मत करो। आइए देखते हैं, देखना क्या है, समझना पड़ेगा। ये स्क्वायर है, ये एक स्थान आगे खिसका, ये एक स्थान आगे खिसका और एक नया एलिमेंट आया इसके आगे। अब क्या हुआ? ये 1 और 2 स्थान आगे खिसका, यहां से यहां खिसका और इसके आगे एक नया एलिमेंट इन्होंने डाला। फिर आप देखेंगे कि ये एक स्थान आगे खिसकता है और इसके आगे एक नया एलिमेंट इन्होंने डाला। तो आपको पता चल रहा है कि एक बार एक स्थान आगे खिसकना है, एक बार 2 स्थान आगे खिसकना है, फिर एक बार एक स्थान आगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जाना है। तो अब कितना जाएंगे हम? 2 स्थान आगे जाएंगे। 2 स्थान मतलब ये यहां पर नहीं होगा, ये यहां पर नजर आएगा, ये यहां पे नजर आ रहा है, यहां पे आया है, यहां पे आया है, यहां पे आया है और यहां पे आया है। इसके आगे केवल एक एलिमेंट होना चाहिए, यहां पे कोई एलिमेंट नहीं है तो यह आंसर गलत है। यहां पे एलिमेंट है स्टार, न्यू एलिमेंट होना चाहिए था, यह आंसर, फिर उसके पीछे हैश, फिर ये ठीक लग रहा है। नहीं ये हमारे पास नहीं है ना, है यही वाला है, ठीक है, ये ठीक लग रहा है। इसके आगे स्टार है, इसके ये सर्किल गोल कर दिए हैं, ये सर्किल यहां होना चाहिए तो ये भी गलत है। यहां @ नहीं आना चाहिए, न्यू एलिमेंट चाहिए, बिल्कुल नया एलिमेंट चाहिए, ताजा तरीन एलिमेंट चाहिए। तो 2 नंबर परफेक्ट है, 2 नंबर जो है वो परफेक्ट है। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कर लेंगे? बहुत बढ़िया। कहां भागे जा रहे हो सबके सब? क्लास छोड़ के भागे जा रहे हो? ये मत करो। देखो कितना प्यारा सवाल है, 34 नंबर, 1 नंबर का सवाल है, करके जाओ। देखो अपनी एबिलिटी टेस्ट करो। अक्षर और मनविता ने हाल ही में अपनी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी मनाई। सिल्वर मतलब 25 साल। अपने बड़े बेटे संजू का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया, यानी उनकी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी और संजू का बर्थडे एक ही दिन था, 25 जनवरी 25 मार्च जो भी आप मान लें। आगे लिखते हैं, यदि संजू की आयु उसके माता पिता की शादी के 18 वर्ष बाद की आयु और उनकी स्वर्ण जयंती की ऊपर उसकी आयु का जो अनुपात है वो 5:21 है, तो उनके विवाह के समय कितने वर्ष बाद या उनके विवाह के कितने साल बाद संजू पैदा हुआ था, ये बताना। करिए सवाल। सुयश जा रहे हो क्या? कहां जा रहे हो भाई? सवाल देखिए और सवाल का स्तर देखिए। एज पर सवाल है, मैथमेटिकल रीजनिंग पर सवाल है। कह रहा है कि संजू के माता पिता की शादी के जब 18 साल हो गए थे तो संजू की जो आयु थी और संजू की माता पिता की जब कौन सी वेडिंग है? स्वर्ण जयंती यानी गोल्डन वेडिंग है। गोल्डन वेडिंग कब होती है? गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी कब होती है? 50 साल में। तब उसकी आयु का जो अनुपात है वो 5:21 है। मान लेते हैं संजू जो है वो x साल बाद पैदा हुआ। अरे तुमको क्या दिक्कत है भाई? संजू जो है उनकी शादी के x साल बाद पैदा हुआ। आप ऐसा भी मान सकते हैं संजू शादी के 5 साल बाद पैदा हुआ। एक सिंपल सा लॉजिक ये भी लग सकता है कि 5 और 21 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 16। आंसर 16 का ऐसा होना चाहिए जिससे 16 कट जाए, 8 साल आंसर होगा। ये बुद्धि वाली गणित है, लेकिन नॉर्मल गणित की बात करें तो x जो लिखा हुआ है हम मान लेते हैं कि संजू जो है वो x साल बाद पैदा हुआ। कब पैदा हुआ? x साल बाद पैदा हुआ, शादी के x साल बाद। तो 18वें साल पर उसकी उम्र कितनी होगी? 18 - x।
50वें साल पे उसकी उम्र कितनी होगी? 50 माइनस एक्स। दोनों का अनुपात कितना है? 5/21। सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। 8 आंसर रख दे तो 10/18 में तो जाएगा 10, और 10 बटे कितना आएगा भाई? 50 में 8 जाएगा तो 42। सॉल्व करोगे तो 2 पंचे 10 और 2 21। 8 इज द राइट आंसर। एक्स की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो। 8 विल बी द राइट आंसर। सही उत्तर हमारा क्या होगा? 8 साल होगा। आई बात समझ में? ठीक है। सिल्वर वेडिंग मतलब 25 साल हो गए शादी को, और गोल्डन वेडिंग का मतलब 50 साल हो गए। प्लेटिनम का जो होता है वो केस अलग होता है। प्लेटिनम जो होता है वो 75 साल होता है। लिखा है 5 या उससे अधिक की उम्र के बच्चों को स्कूल में रखना वांछनीय है। ये आपने बोला, एजम्पशन है। ये किसने बोला? ये आपने बोला। बताइए क्या लगता है कौन सा सही होना चाहिए? बड़ी तेजी से कर रहे हैं भाई लड़के। कौन सा होना चाहिए आपके मतलब तुम लोग को इससे मतलब नहीं है पढ़ने से कि क्या पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, इस उम्र तक बच्चा सीखने लायक हो जाता है मौजूदा विकास के, इसीलिए 5 साल में बच्चे भर्ती करा देते हैं। ये वाला गलत है। स्कूल 6 साल की उम्र के बाद बच्चों को प्रवेश नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं है, वो देते हैं। तो केवल पहला वाला सही होगा। अभी सौरभ सर क्लास ले रहे हैं, उनकी क्लास शुरू हो गई है, जाइए उनकी क्लास में। मोशन का दूसरा चैप्टर वो पढ़ाने जा रहे हैं, और अभी उनकी क्लास में ही सब लोग नजर आना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट।